चलिए अब शुरू करते हैं। और आप सब लोगों को जो ट्रांसजेंडर्स एक्ट है वो भेजा गया है, सिर्फ उसको एक बार देख लेंगे। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप उसको ध्यान में रखेंगे। और ये बात ध्यान रखना है हमको कि इस कक्षा का जो पूरा उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि लीगल अवेयरनेस आप सबके अंतर्गत बढ़ाना, और जो विधि की ऐसी बातें हैं जो आपके एकेडमिया से अलग हट करके हैं उनके लिए आपको सक्षम बनाना है। तो इस अधिनियम से शुरुआत करते हैं। आज के एजेंडा में मैंने रखा है कि इस अधिनियम पर आपको टेक्निकलिटी इसकी बता दिया जाए, यानी तकनीकी रूप से अधिनियम क्या कहता है और कैसे संरक्षण करता है इस बात की चर्चा की जाए। और फिर उसके बाद हिंदू विधि से मैंने एक जजमेंट आपके लिए निकाला है, उस पर चर्चा किया जाए। फिर धारा 313 सीआरपीसी पर एक जजमेंट मैंने आपके लिए निकाला है जिसमें कुछ अच्छी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 313 पर एक गाइडलाइन दिया है या समझाया है, मैं कह सकता हूं उसको, और फिर कोटेशन लिखेंगे और लास्ट सेगमेंट जो हमारा एक क्विकी का वो होगा, उसमें देखते हैं आज क्या आपको चर्चा करना है। तो सबसे पहले इसी अधिनियम के तकनीकी बातों से लेकर के शुरू करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। और मैं ट्राई करूंगा कि सेक्शन और चार्ट जो है आपको इतने इस तरीके से बनाऊं जिससे कि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। बहुत ज़्यादा तकनीकी में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो अधिनियम है इसका एक बृहद क्रिटिसिज्म भी है, यानी काफ़ी आलोचना की गई है। कई एनजीओ हैं, कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समझ में को मतलब के अनुसार इस अधिनियम में कुछ कमियां हैं। तो बहुत तकनीकी अर्थ में तो हम नहीं जाएंगे कि जैसे आपको एकदम बताया जाए कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन होता है और अंतःलिंगी व्यक्ति कौन होता है, इंटरफेस सेक्स व्यक्ति कौन होता है, क्योंकि उतनी हमको ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोगों को ये मालूम हो कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, बाद में नवतेज सिंह जौहर में और राइट टू प्रिवेसी में कई सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका इंक्लाइनेशन यानी रुचि या अभिरुचि भी आप कह सकते हैं समान लिंग वाले व्यक्तियों के साथ जीवन व्यतीत करना है, उनके अधिकारों को भी मान्यता दिया जाए। मेरा सिर्फ प्रयास ये रहेगा इसके पहले वाली क्लास में भी और आज की क्लास में भी, मेरा प्रयास सिर्फ यही है कि हमको ये मालूम हो जाए कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके लिए एक अधिनियम है और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या व्यवस्था की गई है। बहुत तकनीकी में हम नहीं जाएंगे और बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, एक ओवरव्यू आपको मिल जाए। मेरा उद्देश्य ये भी है, इस बात के लिए भी आपको तैयार करना है कि अगर उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा की प्रेजेंट डे के पेपर के लिए या उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी और अन्य राजस्थान जैसे राज्यों में जहां निबंध आते हैं, करंट पर भी आते हैं और मुख्य परीक्षा में भी करंट से संबंधित बातें पूछी जाती हैं, तो वहां पर आपके पास एक डाटाबेस रहे। अगर आपसे पूछा जाता है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में, तो आप एक यथोचित और सम्मानजनक रूप से उस प्रश्न का उत्तर दे सकें। नहीं अजय, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर जो बात किया था उसमें हमने ये बात किया था कि एक तो मुख्य रूप से जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था जिसमें आप जानते हैं नालसा वाला 2014 में, उसमें उसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को रिकॉग्नाइज करने की संवैधानिक मान्यता को पुष्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि आप ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपाय कीजिए, उनके
अधिकारों की मान्यता के लिए लेजिस्लेशन होना चाहिए और फलस्वरूप एक इस अधिनियम को लेजिस्लेट किया गया। इसमें हम लोगों ने पिछली बार ये भी चर्चा किया था कि इसमें प्राइवेट बिल आया और विशेषज्ञ समिति बनाई गई, फिर उसने अपना रिकमेंडेशन दिया, इत्यादि इत्यादि सारी बातें। इसमें मैं इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों को एक नाम लिखना बताना चाहूँगा, आप उसको जरूर याद रखेंगे, और ये हैं श्री तिरुचि शिवा। ये सांसद हैं, स्क्रीन दिखाइएगा प्लीज, डीएमके से सांसद हैं और राज्यसभा में ये सांसद हैं। इन्होंने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संरक्षण के लिए सबसे पहले एक प्राइवेट बिल के रूप में एक बिल प्रस्तुत किया था, और विधेयक में चर्चा भी हुई, और लेकिन वो जो है कोई बहुत उल्लेखनीय प्रगति उसमें नहीं हो पाई थी। लेकिन मिस्टर तिरुचि शिवा का मैं ये मतलब मैं इस पूरी प्रगति में ये उल्लेखनीय कदम मानता हूँ कि प्राइवेट बिल के रूप में उन्होंने जो इनिशिएशन किया राज्यसभा में, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मजबूर किया कि वो भी गंभीरता से इनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में सोचे। इस बिल की ये भी खास बात थी कि इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा दी गई थी और उनके संरक्षण के लिए बहुत सारी बातें इस बिल में तिरुचि शिवा ने वर्णित की थी। उसके बाद हम जानते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है उसने 2015 में उसे जिम्मेदारी सौंपी गई और जिसने एक ड्राफ्ट बिल प्रस्तुत किया। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष भाजपा सांसद श्री रमेश बैस थे, उनको भेजा गया। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया और उसी रिकमेंडेशन के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम को लेजिस्लेट किया गया 2019 में, जो आपके समक्ष है, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक लेजिस्लेटिव हिस्ट्री थी इसकी। इसके अलावा हम सब ये जानते हैं कि भारतीय संविधान में जब मूल अधिकारों की चर्चा की गई है तो उसमें मूल अधिकारों की चर्चा में जब हम अनुच्छेद 14 की बात करते हैं या 15 की बात करते हैं या 16 की बात करते हैं या 19 और 21 की बात करते हैं, तब उसमें व्यक्ति या नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि लिंग के आधार पर व्यक्ति को एक ही वर्ग में माना गया है, यानी कि विधि के समक्ष समता अगर की जाएगी या विधियों का समान संरक्षण किया जाएगा या विभेद का नियम अपनाया जाएगा, चाहे लोक नियोजन में हो चाहे किसी भी अन्य परिप्रेक्ष्य में, या जीवन के अधिकार का संरक्षण होगा, तो उसमें ऐसे व्यक्ति जो ना तो पूरी तरीके से महिला हैं और ना ही पूरी तरीके से पुरुष बायोलॉजिकली यानी कि प्राकृतिक रूप से, उनको भी उसमें शामिल माना जाता है। जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि संवैधानिक रूप से भी हमको ये आधार प्राप्त होता है कि ऐसे व्यक्तियों के संरक्षण के लिए कार्य किया जाए। इसके अतिरिक्त भारत जो है सिविल, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों के 2 संविधाओं को 1968 और 66 में सिग्नेटरी है, हस्ताक्षर करता है, जिसका उल्लेख नालसा जजमेंट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और वो हमें एक अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता प्रदान करता है कि हम ऐसे व्यक्तियों के फेवर में लेजिस्लेट करें। डीपीएसपी में हम जानते हैं कि अनुच्छेद 51 इस बात की उल्लेख करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संविधाओं को या संविधाओं को या प्रसंविधाओं को या संधियों को लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना सकती है, यहाँ तक कि वो राज्य सूची का अतिक्रमण भी कर सकती है। तो कुल मिलाकर के ये सारे प्रोविजन अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने आधार बनाया इस अधिनियम के पारित होने का।
ये सब बातें हम पिछली क्लास में ऐतिहासिकता के परिप्रेक्ष्य में डिस्कस कर चुके हैं। एक बात मैं मिस कर गया था इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को प्रस्तुत करने में, वो मैं चाहता हूं कि आप नोट कर लीजिए, और ये है, ये 3 देखिए एक्ट है। इसका नाम है आपराधिक जनजाति अधिनियम, और ये है 1871 का, और 1911 और 1924। इसमें जो है ये जो तीनों अधिनियम हैं, इनका उल्लेख यहाँ पर ऐतिहासिकता में इसलिए करना आवश्यक हो जाता है कि ब्रिटिश पीरियड में जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति थे, यानी जो उभयलिंगी व्यक्ति थे, उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि ये समलैंगिक होते हैं, यौन विचलन को प्रदर्शित करते हैं, और भीख मांगना और घुमक्कड़ू का मतलब है कि जो एक जगह पर रहकर स्थिर न रहता हो, ऐसी जीवन शैली अपनाते हैं जिससे कि ये अपराध के कैरियर्स होते हैं, यानी अपराध करने के वाहक होते हैं, और इनसे समाज को चूंकि खतरा है, इसलिए इनको इस अधिनियम के अंतर्गत अलार्म के रूप में देखा गया था। ये जो अधिनियम था, ये इसने सामाजिक रूप से और विधिक रूप से एक मान्यता को जन्म दिया, जिस मान्यता के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज से नकारात्मक रूप से देखा जाने लगा। तो ये इस बात की हमको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन बाद में 1952 के लगभग भारत सरकार ने इसको चेंज कर दिया और इसे हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट में बदल दिया। तो हमको सिर्फ ऐतिहासिकता के लिए याद रखना है कि आखिर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मन के लिए समाज के मन में नकारात्मकता आई कहाँ से। तो उनका जो कारण है वो यही है कि ये 3 अधिनियम जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं इस समुदाय के लिए एक नकारात्मक राय बनाने के लिए, और अब चूंकि ये है नहीं, तो इसलिए अब इनका सिर्फ ऐतिहासिक महत्व है। इसके अलावा इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम में जस्टिस वर्मा कमेटी जो 2012 में बलात्कार कानूनों पर बनाई गई थी, आप जानते हैं, उसने भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में बहुत जो है महत्वपूर्ण टिप्पणी किया, और उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को सेक्सुअल माइनॉरिटी कहा है, यानी लैंगिक अल्पसंख्यक कहा है। ये टर्म बहुत, अगर हालांकि ऐसे तो विधिक रूप से इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन संवैधानिक और कंसेप्चुअल रूप से, यानी कि संकल्पनात्मक दृष्टिकोण से इसका काफी महत्व है। ये एक ऐसे समुदाय को स्पष्ट करता है जो कि लैंगिक अभिरुचि के आधार पर अल्पसंख्यक माने जाते हैं। इसी बात की चर्चा और इसी बात का प्ली नालसा केस में लिया गया था। बाद में यही प्ली लिया गया नवतेज सिंह जौहर वाले में। और हम सब ये जानते हैं कि अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समता का एक मूल अधिकार स्पष्ट करता है, और जो सभी मूल अधिकारों की जननी भी हम उसको मान सकते हैं। सारे मूल अधिकार वहीं से अपनी बाध्यता या आप कहें फोर्स प्राप्त करते हैं। हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं संवैधानिक विधि में कि कोई एक व्यक्ति क्या वर्ग माना जा सकता है या नहीं। तो हम इसमें चिरंजीत लाल वर्मा का एक केस पढ़ते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि कोई एक व्यक्ति भी है अगर, और उसके अधिकारों का हनन हो रहा है या समता का हनन हो रहा है, तो मूल अधिकारों का हनन माना जाएगा। उसी कंसेप्ट के आधार पर लैंगिक अल्पसंख्यकों के संबंध में भी ये प्ली उठाया गया था कि जब 377 की संवैधानिकता पर बात हो रही थी नवतेज सिंह जौहर वाले मामले में, कि ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत कम हैं और उनके अधिकारों को अगर ना दिया जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस मान्यता को पूर्णतः नकारते हुए ये बात तय किया कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति
कोई भी समुदाय या एक ही व्यक्ति या एक ही समुदाय या कितने कम व्यक्तियों का समुदाय भी अगर है और उसके मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसकी मान्यता दी जाएगी। तो जस्टिस वर्मा के रिपोर्ट में ये जो टर्मिनोलॉजी है, बाद में कई जगह इसको यूज किया गया, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान अपना रखती है और हमारा ध्यान दिलाती है कि कोई भी एक व्यक्ति हो या कोई भी समुदाय हो या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हो, जो चाहे कितनी भी कम संख्या का क्यों ना हो, उसके अधिकारों की रक्षा संविधान करने की गारंटी लेता है। इसी क्रम में मैं जस्टिस वर्मा की कमेटी का 2 लाइन आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। हिंदी में ही है, मैंने निकाला है उसको आपके लिए, जिससे हमको ये पता लगेगा कि वो कमेटी इन व्यक्तियों के अधिकारों के लिए कितनी सजग और जागरूक थी। मैं पढ़ रहा हूँ। अगर स्वतंत्रता के मानवाधिकारों का कोई मतलब है तो भारत के नागरिकों को अलग होने के अधिकार से इनकार नहीं कर सकता है। राज्य को तिरस्कृत कामुकता की दमनकारी लेवलिंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यौन अभिरुचि का अधिकार समानता के मौलिक सिद्धांतों द्वारा गारंटीकृत एक मानव अधिकार है। हमें यह भी जोड़ना चाहिए, यह भी समझना चाहिए कि ट्रांसजेंडर समुदाय भी लैंगिक स्वायत्तता की पुष्टि के हकदार है। हमारे सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों की समानता, सहानुभूति और सम्मान के संवैधानिक सिद्धांतों के आगे झुकना होगा। ये कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये कोटेशन हमको ये बताता है कि अगर कोई भी ग्रुप ऐसा है जिसका अपना कोई लैंगिक अभिरुचि है, तो सांस्कृतिक पूर्वाग्रह या संस्कृति के कठोर सिद्धांतों के बिना पर, यानी उसके आधार पर ऐसे समुदाय के व्यक्तियों के अधिकारों की अवहेलना नहीं की जा सकती है। तो जब हम उत्तर लेखन करते हैं या जब हम निबंधात्मक लेखन शैली में लेखन करते हैं, तब ये कोटेशन समता के अधिकार में या जीवन के अधिकार की महत्ता में या अनुच्छेद 32 इत्यादि में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। आप इसका प्रयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में भले ही संक्षेप में लेकिन की थी, और अब मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग सीधे सीधे आ जाएं। जो हमारा एक्ट है वो एक्ट हमसे क्या कहता है। तो मैं आपको एक बेसिक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ इस एक्ट का, आप सब लोग उसको ध्यान से सुनते चलिए, और अगर आपको लगता है कि नोट करना चाहिए तो नोट आप कर सकते हैं। हालांकि मैं नोट करता चलूँगा और आपको बताता भी चलूँगा। तो ये जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण का अधिनियम है, इसमें कुल मिलाकर के 23 धाराएं हैं और 9 अध्याय हैं, जिसमें जो धारा 1 है वो इसकी प्रवर्तनीयता को बताता है और धारा 2 है वो इंटरप्रिटेशंस को बताता है। यानी कि धारा 2 जो है इसके उन पदों की व्याख्या करता है जिन पदों को इस अधिनियम में यूज किया गया है। तो इसमें मैं कुछ परिभाषाएं हिंदी में ही मैं सब प्रयोग करूंगा। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का डायरेक्ट पोस्ट किया गया है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो इस जो सेक्शन 2 है इसमें जो सबसे पहली बात है, ये इसके धारा 2 के जो टा खंड है उसमें उभयलिंगी व्यक्ति यानी कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा दी गई है, और इसी में जो झा खंड है इसमें अंतःलिंगी व्यक्ति की परिभाषा दी गई है, इंटरफेस। इसके अलावा 2 परिभाषाएं और मैं चाहता हूं कि हम जान जाएं। एक तो गा है, इसमें परिवार की परिभाषा दी गई यानी कुटुंब की परिभाषा दी गई है। खा में इस्टेब्लिशमेंट की परिभाषा दी गई है, स्थापना की परिभाषा दी गई है, और का खंड में समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने सीआरपीसी में भी देखा है, जब हम 432 और 33 पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये देखा था कि समुचित सरकार का तात्पर्य केंद्र या राज्य सरकार से है। वही सेम परिभाषा यहाँ पर भी दी गई है। और इस परिभाषा खंड में इन सारी परिभाषाओं को ध्यान देते समय जब हमको ये पता लगता है कि समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है और इस्टेब्लिशमेंट की परिभाषा दी गई है, इस्टेब्लिशमेंट की सामान्य परिभाषा आप ये मान के चलिए, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो कोई भी सरकारी कंपनी है या प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी से है या फर्म से है।
अगर मैं इस परिभाषा को पढूं तो वो ये परिभाषा हमको ये बताती है कि किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निकाय, प्राधिकरण या सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन, स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण, निकाय या कंपनी अधिनियम में परिभाषित सरकारी कंपनी है। तो जब हम स्थापना की परिभाषा को देखते हैं तो देखिए वो हमसे क्या बताती है। इस्टेब्लिशमेंट की परिभाषा है, ये हमसे ये बताती है कि केंद्रीय अधिनियम या स्टेट एक्ट, राज्य अधिनियम या उसके अधीन स्थापित कोई भी निकाय है, प्राधिकरण है या कंपनी है, निकाय या प्राधिकरण लिखेंगे। उसके अलावा कंपनी अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित सरकारी कंपनी है। इसी के अंतर्गत सरकारी विभाग भी आएगा। व्यक्तियों का कोई निकाय, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति लीगल स्टेटस प्राप्त कर सकता है। दूसरा, फर्म, सहकारी सोसाइटी, कोई संगम, एसोसिएशन, संगम का मतलब एसोसिएशन है, हम जानते हैं। न्यास, कोई अभिकरण या कोई संस्था है। अब इस परिभाषा को सबसे पहले बताने का, आपके सामने रखने का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि अगर हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की परिभाषा पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि ये आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार के एस्टेब्लिशमेंट को समाहित कर रही है। इसमें प्राइवेट हो, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, कंपनी हो, फर्म हो, न्यास हो, अभी कुछ हो, एजेंसी हो, कुछ भी हो, सबको समाहित कर रही है। तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि इसका मतलब है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण किया गया होगा तो उसमें इन सारे व्यक्तियों को पार्टी बनाया गया होगा या इन सारे व्यक्तियों के अगेंस्ट ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण की बात जरूर की गई होगी। इसी क्रम में मैं देखिए कुटुंब की परिभाषा भी दी गई है, उसको भी आपके सामने रखना चाहूंगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आगे। देखिए ये परिभाषा आप अपने नॉलेज के लिए भी याद कर सकते हैं। इसमें लिखा है नातेदार व्यक्तियों का समूह। आप जब हिंदू विधि पढ़ते हैं तब उसमें परिवार की एक संकल्पना आती है, संयुक्त हिंदू परिवार की, आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे। उसी संयुक्त हिंदू परिवार में सहदायिकी का भी कंसेप्ट एक आता है, लेकिन परिवार एग्जैक्टली क्या होता है, उसकी एक तकनीकी परिभाषा या समुचित परिभाषा क्या होनी चाहिए, ये हमको वहाँ नहीं मिलती है। वहाँ तो हम 3 पीढ़ी 5 पीढ़ी इत्यादि के आधार पर लगाते हैं कि जितने मेल मेंबर होंगे उस परिवार के या सहदायिकी के भाग होंगे। लेकिन देखिए इस अधिनियम में हमको ये परिभाषा तकनीकी रूप से बहुत बढ़िया परिभाषा प्राप्त हुई है। ये कहती है कि नातेदार व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कि या तो रक्त द्वारा संबंधित हो या विवाह द्वारा संबंधित हो या विधिक रूप से किए गए दत्तक ग्रहण द्वारा संबंधित हो। तो मुझे जब मैंने इस एक्ट को पढ़ा तो मुझे ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए लगी क्योंकि हमको परिवार की परिभाषा एक तकनीकी रूप से कहीं प्राप्त नहीं होती है। तो हम इसे याद रख सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का समूह जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं या तो ब्लड द्वारा या मैरिज द्वारा या एडॉप्शन के द्वारा। तो ये इतनी परिभाषाएं हैं।
और अब हम आते हैं, देखिए इसमें जो है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो ट्रांसजेंडरनेस है, यानी जो व्यक्तियों का उभयलिंगी होना है, वो दो प्रकार से होता है। वही दो परिभाषाएं इसमें लिखी हैं, तो मैं बहुत टेक्निकल में आपको नहीं लेके जाऊंगा। जिसको उभयलिंगी यहां लिखा गया है, उभयलिंगी जो व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लिंग उसको असाइन होता है, उसकी बॉडी उससे सपोर्ट नहीं करती है। यानी कि मान लीजिए कोई मेल चाइल्ड है, तो उभयलिंगी व्यक्ति का मतलब यह होगा कि उसमें, उसके जननांगों में या शरीर के बाकी हिस्सों में ऐसे लक्षण होंगे जो कि दोनों लिंग को प्रदर्शित करेंगे। यानी आप उसे मेल माने या आप उसे फीमेल माने, ये आप नहीं कह पाएंगे। जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति के, मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि उस व्यक्ति का जो वो होगा, जननांग होगा, वो तो पुरुष का जननांग होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसके ब्रेस्ट भी होंगे, यानी स्तन भी होंगे। उसके बॉडी का शेप महिलाओं की तरह होगा, तो वो उभयलिंगी व्यक्ति होता है। इसी में दूसरा, इसका एक मेल, ये तो फीमेल डोमिनेंट ट्रांसजेंडर है। इसी में मेल डोमिनेंट ट्रांसजेंडर्स भी होते हैं, यानी कि उनमें दाढ़ी मूछें होंगी, उनका कठोर बॉडी हो गया, बातचीत करने का तरीका, वोकल कॉर्ड्स जो होंगी वो मेल की तरह भारी होंगी, उनके शरीर पर बाल पाए जाएंगे, लेकिन उनका जो जननांग होगा वो मेल को सपोर्ट नहीं करेगा। तो यानी कि ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें दोनों लिंगों की प्रचुरता या कुछ न कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। देखिए, जो कोई मेल या फीमेल होना है वो सिर्फ जननांग से नहीं होता, उसमें बाकी सारे लक्षण भी होते हैं मेल और फीमेल के। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे होते हैं, बॉडी का शेप होता है, शरीर पर बाल आते हैं, ब्रेस्ट होते हैं, उनके बट का शेप बदल जाता है, बहुत सारी बातें, हाव भाव बदल जाते हैं, वो सारी बातें। इसी में जो झा में अंतःलिंगी विभिन्नताओं वाले व्यक्ति लिखे हैं, इसकी परिभाषा देखिए, मैं पढ़ के आपको बताता हूं। ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो जन्म के समय अपने या मूल लैंगिक विशेषताओं, बाह्य जननांग, गुणसूत्र या हार्मोन में पुरुष या स्त्री के आदर्शों मानक से विभिन्नता प्रदर्शित करती है। यानी कि जैसे हमने जो उभयलिंगी व्यक्ति पढ़ा, उसमें दोनों लिंग के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन जो अंतःलिंगी होता है, इसमें होते हैं वो मेल या फीमेल, लेकिन उनका ऑर्गन या उनके हार्मोन सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो मेल हो। जैसे अगर उनमें स्त्री जननांग होगा तो वो पूरी तरीके से बना नहीं होगा, या मेल जननांग होगा तो पूरी तरीके से बना नहीं होगा, या अगर मेल जननांग होगा तो उसमें टेस्टिकल्स नहीं होंगे, यूरेथ्रा होगी लेकिन टेस्टिकल्स नहीं होंगे, अंडकोश जो मेल जननांग का एक पार्ट होता है वो नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम अंतःलिंगी कहते हैं, जो जहां में परिभाषा है। और जो उभयलिंगी व्यक्ति, उनमें दोनों लिंगों की या गुणसूत्रों की या हार्मोन्स की प्रचुरता मानी जाती है। कुल मिलाकर के बात यह है कि इस दोनों परिभाषाओं में आने वाले जो व्यक्ति हैं, वो आप उनको ना तो मेल कैटेगरी में हार्डली रख सकते हैं और ना तो फीमेल कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर व्यक्ति या ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन हमारा जो एक्ट है, इसने दो प्रकार से उनको विभाजित किया, अंतःलिंगी और उभयलिंगी। अगर हम टा परिभाषा पढ़ते हैं, मैं अगर आपके लिए पढ़ूं, तो ये कहता है ऐसा व्यक्ति जिसका लिंग उसके जन्म के समय उस व्यक्ति के नियत लिंग से मेल नहीं खाता है। इसके अंतर्गत उभय पुरुष या उभय स्त्री, चाहे उसने शल्य चिकित्सा या हार्मोन चिकित्सा या लेजर चिकित्सा करवाई हो या नहीं, अंतःलिंग विभिन्नताओं वाले व्यक्ति भी होते हैं, समलैंगिक होते हैं, किन्नर, हिंजड़ा, अरवाणी, जोगता जैसी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान रखने वाले व्यक्ति भी शामिल होते हैं। पहले क्या होता था, बहुत
अब तो खैर नहीं पाया जाता। ये जो किन्नर, हिजड़ा, अरावली, ये जोगता संस्कृतियां हैं, ये एक ट्राइबल, मतलब ट्राइबल में नहीं कहूँगा, एक स्थानीय समूह हुआ करता था जो ऐसे बच्चों की खोज किया करता था। जैसे मान लीजिए कोई मेल व्यक्ति है और उसका इंक्लाइनेशन म्यूजिक की तरफ है या वो स्त्रियोचित गुण रखता है, तो ये लोग उसको पकड़ के जबरदस्ती उसको हिजड़ा बनाते थे। इसीलिए अंग्रेजों ने जनजातीय अधिनियम में इनको अलार्म किया था इन लोगों से। और ऐसे व्यक्ति जब मान लीजिए छोटा बच्चा कोई पा जाता था तो उसके मेल ऑर्गन्स को ऑपरेट करके हटा देते थे ताकि वो उनके काम आ सके, नाचने गाने, भीख मांगने इत्यादि इत्यादि के लिए। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। तो ये सांस्कृतिक कल्चरल एक वो था, समुदाय हुआ करता था, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर हम दोनों परिभाषाओं को देखें तो इसमें जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्य रूप से ना तो मेल कैटेगरी में आते हैं ना ही फीमेल कैटेगरी में आते हैं। अब बायोलॉजिकल या हार्मोनल या ऑपरेशनल कोई भी कारण रहा हो, आप देखेंगे इस परिभाषा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसा व्यक्ति भी इसमें आता है जिसने अपना ऑपरेशन करवा लिया हो या ऑपरेशन करा करके कोई चिकित्सा करवा ली, उसके बाद भी वो आता है। ये एक रिमार्केबल बात है। लेकिन इसी परिभाषा की एक कमी मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप देखें तो ये जो परिभाषा है ये ट्रांसजेंडर की परिभाषा में जो है उस व्यक्ति को अधिकार नहीं देता है जो व्यक्ति चुनना चाहता है। जैसे मान लीजिए अगर वो अपने आप को ट्रांसजेंडर मेल रखना चाहता है तो मेल रख सकता है, ट्रांसजेंडर फीमेल रखना चाहता है तो फीमेल रखना चाहता है, या अगर वो ट्रांसजेंडर नहीं रहना चाहता है तो वो अधिकार ये परिभाषा नहीं देती है। जबकि मेरे पास देखिए 2015 वाला जो तिरुचि शिवा और केंद्र सरकार की विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है वो मेरे पास है। उसमें उन्होंने जो परिभाषा दी थी उसकी लास्ट पार्ट में बताता हूं। इसमें उन्होंने ये लिखा था कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के पास पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर में से किसी भी व्यक्ति को किसी भी विकल्प को चुनने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही साथ सर्जरी या हार्मोन से स्वतंत्र किसी भी विकल्प को चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो जितने भी ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति हैं या समूह हैं या एनजीओज हैं, उन्होंने इसकी एक बहुत बड़ी आलोचना माना है कि हमारा ये जो अधिनियम है 2019 वाला, वो ऐसे व्यक्तियों के अपने सेक्स इंक्लाइनेशन को चुनने के अधिकार को मान्यता नहीं देता है। ये बात महत्वपूर्ण है कि नालसा वाले जजमेंट में और अन्य कई प्लेटफॉर्म पर कई विशेषज्ञ समितियों ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा में इस बात को प्रमुखता से उल्लेखित किया था कि ऐसे व्यक्तियों को अपने सेक्स ओरिएंटेशन को चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो इस बिल का, यानी इस एक्ट का, सॉरी बिल तो नहीं कहेंगे, अब तो ये अधिनियम है, इस बिल का ये एक बड़ा कमी मानी जाती है, एक बड़ी आलोचना की जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि इस बिल के अध्याय 3 में जो कि मान्यता, उभयलिंगी व्यक्ति के मान्यता यानी रिकॉग्निशन की विधि को बताता है, उसकी धारा 4 में ये मान्यता दी गई है कि उभयलिंगी व्यक्ति को उस रूप में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मान्य ठहराए जाने का अधिकार होगा। दूसरी बात, इसी धारा 4 की दूसरी उपधारा कहती है कि उपधारा 1 के अधीन उभयलिंगी व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति को स्वयं अनुभव की गई लिंग पहचान का अधिकार होगा। तो मैं ये कह सकता हूं अपनी तरफ से कि परिभाषा में इस बात को ना रख करके इसको रिकॉग्निशन पार्ट में रखा गया है। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर ये परिभाषा का भाग होता तो इसका प्रभाव कुछ और होता। वो डाइल्यूट हुआ है प्रभाव, और इसी कारण से जो एलजीबीटी समुदाय या ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनकी आलोचना का पार्ट बना है। अगली बात यह है कि ये अधिनियम, इस अधिनियम का जो अध्याय 2 है वो विभेद करने के
प्रतिषेध के अधिकार को बताता है, यानी उस इस समुदाय के विभेद करने के लिए जो बेसिक रूल उन्होंने बनाया है वो उसके धारा 3 में बनाया है। और इस धारा 3 के अनुसार देखिए मैं पढ़ रहा हूं। धारा 3 ये कहती है, कोई व्यक्ति या स्थापना किसी उभय लिंगी व्यक्ति के विरुद्ध निम्न आधारों पर विभेद नहीं करेगा। इसका मतलब है कि धारा 3 और अध्याय 2 जो है वो मुख्य रूप से विभेद के प्रतिषेध के अधिकार को स्पष्ट करता है। तो अगर मैं इस धारा 3 को इस रूप में आपके समक्ष चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि देखिए इस तरीके से मैंने कर दिया। इसमें सबसे पहला रोका गया है विभेद सेवाओं का प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब आप जानते हैं डिनायल से होता है, और जारी ना रखना या अनुचित व्यवहार। किस प्रकार की सेवाओं हैं? शैक्षणिक स्थापना। तो सबसे पहले इनके राइट टू एजुकेशन को सिक्योर किया गया है, और इस पहला जो विभेद से रोका ये है कि शैक्षणिक स्थापना एस्टेब्लिशमेंट 2B में दिया गया। अभी अभी हम लोगों ने उसकी परिभाषा पढ़ी है। तो कोई भी शैक्षणिक एस्टेब्लिशमेंट है अगर, तो ऐसे वर्ग के व्यक्तियों के अधिकारों का प्रत्याख्यान नहीं करेगा, डिनायल नहीं करेगा, उन्हें जारी रखने से मना नहीं करेगा या उनके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। इसी के साथ साथ किसी भी नियोजन या उपजीविका में उनके साथ अनुचित व्यवहार को मना किया गया है। नियोजन या उपजीविका को प्रत्याख्यान करना यानी उन्हें डिनाई करना या मना करना जारी रखने से इसके लिए मना किया गया है। मुख्य बातें मैं आपको इंगित कर रहा हूं। जन साधारण के उपयोग के लिए कोई भी जो सुविधा है, चाहे वो मॉल है, चाहे कोई विशेषाधिकार है या कोई सुविधा है, मतलब जिस तरीके से अगर आपको ध्यान हो तो अनुच्छेद 15(2) में आपने देखा होगा कि पब्लिक प्लेसेस पर विभेद करने के लिए मना किया गया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जन साधारण के लिए जितनी भी समर्पित जगहें हैं उनके लिए इन ऐसे व्यक्तियों के अनुचित रूप से व्यवहार करने के लिए मना किया गया है। इसके अलावा देखिए मैं 2 बातें और बताना चाहूंगा जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें जी खंड में लिखा गया है कि ये अगर कहीं निवास करते हैं या किसी स्थान को किराए पर लेते हैं या संपत्ति के किसी अधिभोग के अधिकार को करते हैं, उससे कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा या जारी रखने से मना नहीं करेगा या इन्हें अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। और इसके अलावा किसी पद पर खड़े होने के लिए, चाहे वो पब्लिक ऑफिस हो और चाहे वो प्राइवेट ऑफिस हो, इसके संबंध में इनके साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा, ना ही जारी रखने से मना किया जाएगा और ना ही इन्हें प्रत्याख्यान किया जाएगा। तो ये अगर हम देखें इस तरीके से तो एक बेसिक रूप से ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो विभेद होता था उसे प्रतिषेध करता है अध्याय 2। ये मुख्य रूप से संरक्षण की व्यवस्था है। और इसी क्रम में मैं आपको इस सेक्शन के नीचे देखिए मैं एक सेक्शन आपको मेंशन करना चाहूंगा। वो सेक्शन है 18 धारा 18। देखिए धारा 18 अपराध बनाता है और इसमें जो अपराध है वो 6 माह का मिनिमम है कारावास और मैक्सिमम 2 वर्ष प्लस जुर्माना है।
प्लस जुर्माना है। तो एक तो ये बात है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी उभयलिंगी व्यक्ति के साथ अनुचित व्यवहार करता है या उन्हें डिनाई करता है या उन्हें जारी रखने से मना करता है तो वो इस शास्ति का भागी हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, मैं 2-3 अपराध में जो शास्तियां हैं वो किस लिए, एक तो ये है कि धारा 3 के उल्लंघन में अगर कोई व्यक्ति अनुचित व्यवहार करता है या उन्हें मना करता है या उनके साथ जारी रखने से उन्हें रोकता है तो ये अपराध का दंड होगा। इसके अलावा 1-2 बातें और, उभयलिंगी व्यक्ति को गृहस्थी, ग्राम या निवास के अन्य स्थान को छोड़ने के लिए विवश करेगा या छोड़ना कारित करेगा। किसी उभयलिंगी व्यक्ति के जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, भलाई या अपहानि या क्षति कारित करेगा, खतरे में डालेगा, शारीरिक दुरुपयोग करेगा, लैंगिक दुरुपयोग करेगा, मौखिक या भावनात्मक दुरुपयोग करेगा तो वो इस शास्ति का भागी हो जाएगा। और इसके अलावा उभयलिंगी व्यक्ति को अनिवार्य सेवा से भिन्न, जो कि सरकार द्वारा अगर लागू की जाती है, बलात्श्रम करता है या बंधित श्रम करता है, यानी जानबूझकर उससे बॉन्डेड लेबर की तरह कोई कार्य करवाता है तो वो इस दंड से भागी हो जाएगा। तो ये जो प्रतिषेध का ये विधि है सेक्शन 2 रेड विद 18, सेक्शन 3 रेड विद 18, ये हमको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में जो है एक तो ये प्रतिषेध किया गया है, इसके अलावा जो है दूसरा जो बात है, एक तो संरक्षण है इसका प्रतिषेध का, दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय किए जाएंगे। और इसमें इसका अध्याय 4 महत्वपूर्ण हो जाता है। धारा 8 मुख्य रूप से देखिए, अब इसमें सरकार, समुचित सरकार, आपको याद होगा कि हमने अभी भी परिभाषा खंड में जो सेक्शन 2 में परिभाषा खंड है, हमने अभी भी उसकी परिभाषा देखी है और आपको याद होगा 2A में समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है। इसी क्रम में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपाय, हितों के संरक्षण के लिए उपाय, पुनर्वास के लिए उपाय, कल्याणकारी नीतियां और उपाय, स्कीम इत्यादि बनाएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी भी बढ़ाया जाएगा। मतलब अगर कोई सिनेमा है, कोई नाटक है, कोई कल्चरल फेस्टिवल है, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है तो ऐसे व्यक्तियों की भागीदारी को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी। धारा 8 में है। उसके अलावा मैं धारा 13 का भी उल्लेख करना चाहूंगा आपके सामने। धारा 13 ये कहती है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या वित्त पोषित अगर कोई शैक्षणिक संस्था है, वित्त पोषित शैक्षणिक संस्था है तो उसमें बिना विभेद के अवसर उपलब्ध कराएगी उभयलिंगी व्यक्तियों को। देखिए, इस संबंध में यह बात ध्यान में रखना होगा कि जितनी भी कमेटीज एस्टेब्लिश की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये स्टैंडिंग कमेटी या श्री रमेश बैस की अध्यक्षता में, और उन सब ने इस बात को
प्रमुखता से उजागर किया, प्रमुखता से ये बात सामने आई कि ये जो हमने एक डेटा भी देखा था कि करीब ड्रॉप आउट रेट का मतलब है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के बच्चों को शिक्षा, स्कूल जाने में जो वापसी है उनकी, यानी जब वो एडमिशन लेते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं क्लास, उसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यही कारण है कि सेक्शन 13 में ये दायित्व तो डाला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर और राज्य सरकार दोनों के ऊपर कि वो जो है ऐसे व्यक्तियों को शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी दुर्व्यवहार के लिए जो है रोकेगा और इसके लिए जो है प्रमुखता से कदम उठाएगा। तो इस संबंध में देखिए, हमको जो है पूजा ने एक बहुत अच्छी बात बताई है। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा और आपको आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा। पूजा ने हमको ये बताया है कि इन ऐसे व्यक्तियों के लिए स्माइली योजना चलाई गई है। तो मैं 2 लाइन अपनी तरफ से इसमें जोड़ देता हूँ। देखिए, स्माइल कार्यक्रम जो है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 2022 मान के चलेंगे आप, 2022 फरवरी, अगर मैं एग्जैक्ट डेट याद कर पा रहा हूं तो 12 होना चाहिए, 12 के लगभग, 10-11-12 के लगभग ये शुरू की गई थी स्माइल कार्यक्रम। इसमें क्या हुआ था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और देखिए मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं इसको। SMILE स्माइल, और बेगर्स के लिए यानी भिखारियों के लिए और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संरक्षण के लिए ये योजना शुरू की गई। इसका मैं हिंदी में आपको इसका अर्थ बता देता हूं। हिंदी में जो इसका डिटेल किया गया है वो आपके सामने बताता हूं। सीधी सी बात यह है कि ये जो स्माइल योजना है, देखिए ये है आजीविका और उद्यम के लिए एवं उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन। तो इसका देखिए स्माइल, इसका मैं इंग्लिश में लिखता हूं, सपोर्ट फॉर मार्जिनालाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है जो 7 शहरों में, 12 अगस्त से शुरू हुई है, 2022 नई दिल्ली, ठीक है, तो ऊपर नीचे हो गया होगा, मुझे नहीं ध्यान में आ रहा होगा। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये 7 शहरों में शुरू की गई है, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, नागपुर इत्यादि, और पटना भी है इसमें। और तो ये अच्छी एक बात पूजा ने बताया, तो ये हम ध्यान रखेंगे और हमको एक सपोर्ट भी मिल गया अपने प्रोविजन के संबंध में, तो बहुत अच्छी बात है। पूजा आपका बहुत बहुत आभार है, आपने याद दिलाया मुझे। इसी क्रम में सेक्शन 14 हमको बताती है कि ऐसे व्यक्तियों के जीविका को सुकर बनाने के लिए ये जो स्माइल प्रोग्राम है
ये एग्जैक्टली 2014 से सेक्शन 14 से रिलेट करता है। सुकर बनाने के लिए, कल्याणकारी स्कीम बनाने के लिए, जिसमें इन ऐसे व्यक्तियों को सक्षम बनाया जाएगा स्वरोजगार से, और उसके लिए इनको एम्पावर्ड करने के लिए ये योजना बनाई गई है। तो ये सेक्शन 14 की बात है जो कि स्माइल योजना को स्पष्ट करती है। और इसी क्रम में सेक्शन 15 जो है, ये आप देखेंगे ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों के लिए चिकित्सा, आप इसको एक मेडिकल सपोर्ट एक टर्म में अगर दे दूं तो इसमें क्या है, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी है एक इंडिया में, वो मार्गदर्शक सिद्धांत बनाती है, जागरूकता प्रोग्राम चलाती है, इनकी नियमित जांच की व्यवस्था करती है, इन्फेक्टेड डिजीज जो हो सकती हैं उनके लिए सैंपल कलेक्शन का, उनको भेजे जाने का, प्रयोगशालाओं से कोऑर्डिनेट करने का, इत्यादि इत्यादि करती हैं। और इसी क्रम में ये दायित्व डाला गया है धारा 15 में कि ऐसे व्यक्तियों के संबंध में इनके जांच के लिए सीरम केंद्रों की स्थापना की जाए। इसके अलावा इनका जो ऑपरेशन होना है, फिर से सेक्स ओरिएंटेशन के संबंध में, और हार्मोनल ट्रीटमेंट जो होना है, वो उसके लिए केंद्र की स्थापना करना है, चिकित्सा परामर्श देना है अपने ऑपरेशन कराने के संदर्भ में। उसके अलावा गाइडेंस प्रोग्राम चलाना है, काउंसलिंग प्रोग्राम्स चलाना है, नियमित सेमिनार आयोजित करना है। उसके अलावा जो 4 खंड में लिखा गया है धारा 15 के, कि अस्पतालों और जितने स्वास्थ्य केंद्रों हैं उन तक इनकी पहुंच को सिक्योर करना है। और लास्ट में इनके संबंध में बीमा योजना द्वारा उस सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के पास फाइनेंस की कमी होती है, हम सब जानते हैं। तो धारा 13, 14 और 15 और 12 हमने देखा कि उभयलिंगी व्यक्तियों को यानी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है सरकारी योजना के आधार पर। अब अगला जो बिंदु है महत्वपूर्ण इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस अधिनियम की 2 प्रमुख रूप से हमने कमियां उजागर की हैं। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप उन्हें सजगता से सुन रहे होंगे, नोट भी कर रहे होंगे। पहली कमी तो हमने ये नोट किया इस अधिनियम की कि उभयलिंगी व्यक्ति की परिभाषा में उनको अपने लैंगिक विकल्प के चुनने के अधिकार को मान्यता नहीं दी गई है। यद्यपि इस अधिकार को मान्यता अध्याय धारा 4 में दिया गया है, पहले और दूसरे उपधाराओं में, लेकिन परिभाषा का भाग नहीं बनाया गया है, जो कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और इस समुदाय की प्रमुखता से मांग के विपरीत है। तो यह बात जो है, ये इस अधिनियम की एक बड़ी आलोचना का कारण बनती है। दूसरी बात है कि अभी अभी हमने जो पढ़ा ये सारी बातें कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बनाएगी और विभेद को रोकेगी धारा 3 में, 13 में स्कीम बनाएगी, 14 में संरक्षण करेगी, 15 में उनके लिए स्वास्थ्य संबंध में ध्यान देगी। तो एक प्रमुख आलोचना इस समुदाय के द्वारा यह भी की जाती है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों के लिए कोई रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं की गई है। तो जब तक शैक्षणिक संस्थानों में, नौकरियों में और अन्य लोकप्रिय और कल्याणकारी स्कीमों में इनके वर्ग के लिए एक सर्टेन परसेंटेज तय नहीं किया जाता, तब तक इनके अपलिफ्टमेंट में एक प्रभावकारी मदद नहीं मिलेगी। तो एक दूसरी आलोचना हम ये याद कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी को इनसे अभी दूर रखा गया है। ये बात अलग है
कि ऐसे व्यक्ति अगर किसी ओबीसी एससी एसटी समुदाय से आते होंगे तो वहां वो आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने आप को ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में पहचान दिलाना चाहते हैं तो उस संबंध में किसी भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। और मेरा भी ये मानना है कि अगर ऐसे वर्ग के व्यक्तियों के लिए संरक्षण के लिए कोई काम करना है तो इनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी एक ठोस होनी चाहिए। इसके बाद जो है अगला जो इस अधिनियम की जो विशेषताओं में से एक अगली विशेषता है वो देखिए प्रमाण पत्र की है। यानी कि अगर धारा 5, 6 और 7 इन 3 धाराओं को देखें तो ये उभयलिंगी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान करते हैं। तो एक एक करके मैं पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। ये प्रमाण पत्र डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जारी करेगा, जिसके लिए उभयलिंगी व्यक्ति को विहित प्रारूप में आवेदन करना होगा। धारा 5 ये कहती है अप्राप्त वय की दशा में, माइनर की दशा में उसका संरक्षक या माता पिता कर सकेगा। खास बात यह है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रमाण पत्र जारी करना आज्ञापक है, लेकिन प्रक्रिया विहित की जाएगी, टाइम विहित किया जाएगा। ये धारा 6 कह रही है। और विहित करने का मतलब हम जानते हैं, विहित करने का मतलब है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को इस संबंध में नियम बनाने की शक्ति है और उसी क्रम में जो नियम बनाएगी उस नियम के अनुसार ये मैनर फॉलो किया जाएगा। तो कुछ लोग आलोचना इस बात के लिए भी करते हैं कि प्रमाण पत्र दिए जाने का जो अधिकार है, 1 मिनट में पहले ये बात आपको लिख दूं, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्रमाण पत्र होगा इसका प्रभाव जो है ये धारा 6(3) में लिखा गया है, यानी सेक्शन 6(3) में इसके प्रभाव को बताया गया है। और वो प्रभाव आप देखिए कितना महत्वपूर्ण बन जाता है। ये प्रभाव ये कह रहा है कि ये प्रमाण पत्र जो है ये उभयलिंगी व्यक्ति की पहचान की मान्यता का साक्ष्य होगा, सबूत हालांकि उन्होंने लिखा है वहां पर। और जितने भी अधिकार इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किए गए हैं उस अधिकार को पाने का वह अधिकारी होगा। एक आलोचना, तीसरी आलोचना जिसे मैं इंगित कर सकता हूं, ये की जाती है इस अधिनियम की कि प्रमाण पत्र दिए जाने का अधिकार जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया है उसमें ऐसे समुदाय के व्यक्तियों के आपसी जागरूकता नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, इस समुदाय के व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं, पिछड़ापन है उनमें, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा करके आवेदन करके और अपना प्रमाण पत्र ले पाएंगे, इस बात में फिजिबिलिटी में एक शंका है, यानी इसके लागू होने में एक शंका बनती है। दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया जाना है इसमें लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, अयुक्तियुक्त देरी इत्यादि की संभावना बनती है, जिससे निपटना काफी मुश्किल है। तीसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर समुदाय का ऐसा है जो ये प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसके अधिकारों के संरक्षण का कोई
जरिया नहीं है, कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ये 3-4 बातें हैं जो इस संबंध में आलोचना का पार्ट बनती हैं। लेकिन ये बात भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ये अधिनियम प्रमाण पत्र के लिए व्यवस्था इसलिए कर रहा है ताकि एक डेटाबेस मालूम चल सके सरकार को और उनके लिए योजनाओं इत्यादि को बनाने में मदद मिल सके। लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता जो ट्रांसजेंडर समुदाय की हैं, जिनके बारे में हमने अभी भी चर्चा किया। तो मुझे निश्चित तौर पर यह विश्वास है कि सरकार इस बारे में जरूर सोच रही होगी और इसको आसान करने के लिए जरूर कोई ना कोई नियम वो बनाएगी। इसी क्रम में एक बात और भी है जो धारा 7 में वर्णित की गई है, वो भी मैं आपको संक्षेप में इंगित करना चाहूंगा कि प्रमाण पत्र जारी होने के बाद यदि उभयलिंगी व्यक्ति जो है वो लिंग परिवर्तन करने के लिए अपनी शल्य चिकित्सा करवाता है, चाहे वो स्त्री बनना चाहता है और चाहे वो पुरुष बनना चाहता है, किसी भी परिस्थिति में अगर वो शल्य चिकित्सा करवाता है तो जो सीएमओ है या जो भी उस संस्था का हेड है उसके द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और फिर वो एक रिवाइज्ड पुनरीक्षित प्रमाण पत्र के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। और तो ये एक बात ध्यान में रखना है कि लिंग परिवर्तन के बाद भी ऐसे व्यक्ति इन अधिकारों के संरक्षण के अधिकारी होते हैं। तो ये एक आलोचनात्मक लेकिन महत्वपूर्ण प्रोविजन है इस अधिनियम का। अब एक बात और इस अधिनियम की मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो ये है कि ये इस अधिनियम का जो अध्याय 7 है, चैप्टर 7 जो है इस अधिनियम का, वो एक नेशनल काउंसिल का राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की बात करता है। और ये जो परिषद है इसमें केंद्रीय मंत्री होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का, उसी का राज्य मंत्री होगा, भार साधक सचिव होगा उसका सदस्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और कई अन्य लोक उपयोगी अधिकारों को जो कंट्रोल करते हैं उन मंत्रालयों के संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का अधिकारी सदस्य होगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और महिला आयोग के लिए भी रिप्रेजेंटेशन होगा। राज्य और संघ क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों से होगा। उभयलिंगी समुदाय के 5 व्यक्ति होंगे। उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले जो गैर सरकारी संगठन हैं उनके भी 5 सदस्य होंगे। और तो इससे मिलकर एक ये नेशनल काउंसिल बनेगी। रिप्रेजेंटेशन इसमें रखा गया है जिसमें समुदाय के व्यक्ति भी हैं, कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों के व्यक्ति भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भार साधक मंत्री इत्यादि भी हैं और राज्य और यूटीज के भी हैं। और ये एक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करेगी। जैसा कि हमने देखा है बहुत सारे अधिनियमों में नेशनल काउंसिल्स या कमीशंस बनाए गए हैं, उसी तरीके से ये काम करेगी। इसका मुख्य काम होगा जो कि धारा 17 में बताया गया है कि केंद्र सरकार को ऐसे व्यक्तियों के नीतियों के संबंध में एक परियोजनाओं के लिए, कार्यक्रमों के लिए, विधानों के लिए परामर्श देना। इसके अलावा इनके संरक्षण की मॉनिटरिंग करना और उसका इवैल्यूएशन करना और उसके बाद उसकी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देना। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर उभयलिंगी व्यक्ति कोई शिकायत करता है तो उसे सुनने का भी इस नेशनल काउंसिल को अधिकार होगा। इसी संबंध में सेक्शन 19 हमको ध्यान में रखना होगा जो कि मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है, इसलिए कि केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर राज्य सरकार को अनुदान दिया जाएगा ताकि वो इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए आर्थिक रूप से स्टैंडर्ड हो सके।
तो ये कुल मिलाकर के ट्रांसजेंडर के व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 3-4 कमियां इसमें मुख्य रूप से नजर आ रही हैं। एक कमी तो यही है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने लिंग के निर्धारण करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है इस अधिनियम में, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी जाने वाली परिभाषा और जो तिरुचि शिवा थे उनके द्वारा जो दी गई परिभाषा उसके विरोध में है, अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के भी विरोध में है। इसके अलावा आरक्षण का प्रावधान न किया जाना एक प्रमुख रूप से आलोचना का कारण बन रहा है। तीसरी बात, कानूनी दांवपेच और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने की व्यवस्था की गई है। आलोचना है इसकी कि इससे लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार को मदद मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो लिंग के निर्धारण की प्रक्रिया है उसके लिए कोई ठोस नीति या ठोस योजना यहां पर प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिए जो है ये आलोचना है। तो कुल मिलाकर के इस एक्ट के पढ़ने से हमको यद्यपि कमियां नजर आ रही हैं, आलोचना का कारण ये एक्ट बन रहा है, लेकिन इस बात से हम लोग संतोष जाहिर कर सकते हैं कि भले ही एक आलोचनात्मक विधायन किया गया, यानी ऐसा विधायन किया गया जो कि आलोचना जिसकी की जा सकती है या उसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन इस बात पर हम संतोष जाहिर कर सकते हैं कि कम से कम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की मान्यता के लिए कोई सेंट्रल एक्ट बना। भविष्य के लिए हम आशावान हैं, आशान्वित हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सुधारने पर विचार करेगी। दूसरे सेगमेंट में मैं देखिए असमाधेय विवाह भंग का सिद्धांत, यानी irretrievable breakdown ऑफ मैरिज का रूल, इस पर मैं एक निर्णय आपको बताना चाहूंगा। निर्णय का साइटेशन सबसे पहले लिख लेना है। निर्णय का साइटेशन है श्री राकेश रमन वर्सेस श्रीमती कविता। सिविल अपील नंबर है 2012-2013 है और 26/4/2023। ये है इसका। और जस्टिसेस हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस JB पादरीवाला। हाँ भाई, देखिए अब देखिए नीलम ने और रुचि ने एक प्रश्न पूछा है, उस बात पर चर्चा करके फिर इस पर आते हैं। आप तब तक इसको नोट कर लीजिएगा, मैं भी समझा देता हूं आपको क्या है। देखिए एक बात तो यह है कि नीलम ने पूछा लाल फीताशाही क्या है। लाल फीताशाही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक टर्म है जो इस बात को इंगित करता है कि सरकारी कार्यक्रमों में या सरकारी रूप से अगर हमको कोई अधिकार प्राप्त करना है तो उसमें कितना भ्रष्टाचार और डिले होता है, उसको लाल फीताशाही कहते हैं। ये अंग्रेजी समय से ये टर्म प्रचलित रहा है, जिसका तात्पर्य है जैसे मान लीजिए आपको अपना जमीन का, एग्रीकल्चरल लैंड का कोई
नकल निकलवाना है तो उसमें लेखपाल से लेकर के कानूनगो तहसीलदार तक जो आपको डिले होगा या जो आपका पैसा खर्च होगा या जो आपको समस्या होगी उसको लाल फीताशाही कहते हैं। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक टर्म है। दूसरी बात है, देखिए जो लेस्बियंस होते हैं और जो गे होते हैं वो ट्रांसजेंडर नहीं होते हैं, वो नॉर्मल व्यक्ति भी हो सकते हैं। गे का मतलब है ऐसा पुरुष जो पुरुष से ही संबंध बनाने में इंटरेस्ट रखता है, और लेस्बियन का मतलब है एक ऐसी स्त्री जो स्त्री से ही यौन संबंध बनाने की इच्छुक होती है। तो इसमें जरूरी नहीं कि वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हो, वो ट्रांसजेंडर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो जब ट्रांसजेंडर होंगे तभी इस एक्ट से गवर्न होंगे। दूसरे जज का, ऑनरेबल जस्टिस का नाम है जेबी पादरीवाला, PADRIWALA, पादरीवाला। अब ये जो इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, इसका तात्पर्य है कि विवाह इस स्तर तक टूट जाए कि फिर से मेल मिलाप की या आपस वैवाहिक पक्षकार के रूप में साथ रहने की कोई संभावना ना बचे, तो ऐसे परिस्थिति को असमाधेय विवाह भंग कहा जाता है। यानी कि ऐसा विवाह भंग जिसका कोई समाधान नहीं हो सकता है। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट को देखें तो उसकी धारा 13 में और धारा 13B में विवाह के विच्छेद करने की व्यवस्था दी गई है, जिसमें कुछ आधार हैं। 13 में पहले खंड में दोनों पक्षकारों को और दूसरे खंड में सिर्फ पत्नी को प्राप्त है, और 13B में म्यूचुअल कंसेंट यानी पारस्परिक सहमति से विवाह भंग की बात की गई है। लेकिन एक समस्या तब उत्पन्न होती है कि जब दोनों पक्षकार इस बात के लिए भी सहमत ना हो रहे हो कि उनका विवाह भंग कर दिया जाए, यानी म्यूचुअल कंसेंट नहीं बन पा रही हो और ना ही उनकी कोई त्रुटि हो जैसा कि धारा 13 में बनाया गया है, लेकिन फिर भी वो साथ नहीं रहना चाहते हो, तब क्या विवाह को तोड़ा जा सकता है या अलग कराया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में विवाहों को असमाधेय विवाह भंग कहा जाता है। आश्चर्यजनक है, लेकिन हिंदू विधि में या किसी भी अन्य विधि में इस प्रकार के विवाह विच्छेद के आधार का वर्णन नहीं किया गया है। लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया था कि हिंदू विधि में धारा 13G जोड़ करके इस बात का उल्लेख किया जाए, इस बात का अधिकार प्रदान किया जाए कि किसी भी व्यक्ति का विवाह अगर इस तरह से टूट चुका है कि उसका समाधान नहीं किया जा सकता तो विवाह विच्छेद कर सके, लेकिन इस बारे में कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया गया। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में, जिसमें कि ये भी एक निर्णय है हमारे सामने 2023 में निर्णित, ये बात कहा है कि असमाधेय भंग का जो नियम है या असमाधेय रूप से विवाह टूट चुका है। तो मैं पहले आपको इसमें मैं करूंगा आपको क्या कि पहले मैं आपको फैक्ट बताऊंगा कि फैक्ट क्या था, उसके बाद मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उन डिसीजन के उन पार्ट्स को पढ़ के बताऊंगा जिससे हमको इस कंसेप्ट के बारे में पता लग सके। धूलिया है, पहले जज का नाम सुधांशु धूलिया है। आप लोग सुनते नहीं है, जब मैं बोल रहा हूं धूलिया है तो DHULIA होगा उसका। मैं बोल रहा हूं पादरीवाला है तो PADR, एक कॉमन सेंस है ये। तो उसमें अगर ये बोला जाए तो ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले इसमें हो क्या रहा है, मैं वो लिस्ट ऑफ डेट आपको बता रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में मेंशन किया है। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, मैं पहले बता रहा हूं निर्णय में क्या कहा उन्होंने। ऑनरेबल बेंच सेड दैट एन इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन इज वेयर husband and wife has been living separately for a considerable period and there is absolutely no chance of their living together again.
Though it is not a ground for dissolution of marriage under Hindu Marriage Act, Supreme Court in exercise of its power under Article 142 of Constitution can dissolve the marriage on its basis. इसका मतलब है कि अगर विवाह के पक्षकार बहुत लंबे समय से या एक सारभूत समय से अलग रह रहे हों और उनके फिर से साथ रहने का कोई संभावना नहीं है, तो ऐसे विवाह को अनुच्छेद 142 में प्रदत्त शक्ति के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय भंग कर सकता है। यद्यपि ऐसा विवाह अनुच्छेद हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार भंग नहीं किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपसे पहले ही कही। इसी में एक उन्होंने फैक्ट भी दिया है, इन नवीन कोहली केस ए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन वाज मेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू यूनियन ऑफ इंडिया टू कंसीडर एडिंग इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन एज ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। हम तब हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं और उसमें तलाक के ग्राउंड्स पढ़ते हैं, तो उसमें हम ये बात भी पढ़ते हैं कि नवीन कोहली वर्सेस नीतू कोहली का एक केस था जो दिल्ली हाई कोर्ट से गया। उसमें कोर्ट ने बहुत स्ट्रांग रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था कि आप असमाधेय विवाह के भंग के आधार को लिखिए, मतलब पार्ट बनाइए, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा। अब देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा है। द रिलेशनशिप हैज ब्रोकन डाउन इररिट्रीवेबली लॉन्ग बैक, मल्टीपल कोर्ट बैटल्स एंड रिपीटेड फेलियर्स ऑफ in mediation and conciliation shows absence of bond and no a scope of reconciliation. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि विवाह बहुत पहले टूट चुका था, संबंध पहले टूट चुके थे और आपस में एक से अधिक यानी अनगिनत न्यायिक प्रक्रियाओं को, केसेस का फाइल किया जाना, मीडिएशन और कंसिलिएशन का फेल किया जाना, इस बात को स्पष्ट करता है कि इन दोनों पक्षकारों में अब सामंजस्य और सहयोग की कोई उम्मीद नहीं बची है। फिर आगे लिखता है, इट इज नॉट पॉसिबल इन एवरी केस टू पिन पॉइंट टू एन एक्ट ऑफ क्रुएल्टी ऑल ब्लेम वर्दी। ब्लेम वर्दी का मतलब दोषी होने वाला। कंडक्ट ऑफ द स्पाउस, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, जनरल बिहेवियर ऑफ पार्टीज towards each other and long separation between them are relevant factor to be considered. सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हर मामले में एकदम पिन पॉइंट यानी एकदम एग्जैक्ट रूप से ये बता पाना कि यही काम क्रूएलिटी है, क्रूरता है, जिस आधार पर आप तलाक ले सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की तरह, वो संभव नहीं है। ये कोई भी कृत्य क्रूएलिटी है या नहीं, ये विवाह के पक्षकार का आचरण, उनके नेचर ऑफ रिलेशनशिप यानी उनके संबंध की प्रकृति क्या है, जनरल बिहेवियर ऑफ पार्टीज, सामान्य आचरण क्या है एक दूसरे के प्रति, और लंबे समय से अलग रहना, ये एक रेलिवेंट फैक्टर बनते हैं। तो आप इस बिंदु को हिंदू मैरिज एक्ट के विवाह के क्रूरता की डिफिनीशन में भी यूज कर सकते हैं। लास्ट में, what has to be examined in the entire matrimonial relationship as cruelty may not be in a violent act or acts, but in a given case has to be gathered from injurious reproaches, complaints, execution, taunts, etc. कोर्ट कह रही है कि पूरे विवाह के रिलेशनशिप में यानी संबंध में हम किसी एक एक्ट या एक्ट से क्रुएल्टी नहीं जान सकते हैं, बल्कि आपसी व्यवहार क्या है, एक दूसरे का अपमानित करने के कृत्य कितने किए गए हैं, गाली गलौज के कृत्य कितने किए गए हैं, टॉन्ट कसने के कृत्य कितने किए गए हैं, एक दूसरे के प्रति क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, इनके कृत्य क्या किए गए हैं, इनको एक साथ समेकित रूप से जब हम लेते हैं तब हमको पता लगता है कि क्रुएल्टी क्या है। फिर देखिए, कोर्ट हेल्ड एज ए प्योर प्रोपोजिशन ऑफ लॉ हाई कोर्ट्स व्यू। मैं उस बात को हटा देता हूं जो हमारे काम का है। देखिए इसमें क्या हुआ, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है,
Many criminal cases were filed by respondent wife against appellant husband. In all these cases, appellant was either discharged or acquitted. If not before, then definitely after the pronouncement of judgment by High Court. It is a matrimonial relationship which has only been bitter and acrimonious. Acrimonious जो है उग्र, bitter मतलब कड़वा, खराब. Over the years, कोर्ट ये कह रही है कि ये एक स्थापित विधि है कि अगर वाइफ के द्वारा, इस मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वाइफ के द्वारा बहुत सारे क्रिमिनल कंप्लेंट्स किए गए हस्बैंड के अगेंस्ट, जिसमें कि वो या तो डिस्चार्ज हुआ या तो दोष मुक्त हो गया, चाहे पहले चाहे बाद में. तो इस बात को इससे देखा जा सकता है कि उनका जो रिलेशन है वो कितना कड़वा और उग्र रहा है. अब देखिए लास्ट में वो क्या कह रहे हैं, मैं सबसे एंड में आपको ऑपरेटिंग पार्ट इसका पढ़ करके बता दूंगा. कोर्ट कह रही है सबसे लास्ट में, लॉन्ग सेपरेशन, एब्सेंस ऑफ कोहेबिटेशन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑल मीनिंगफुल बॉन्ड्स, existing bitterness and multiple court cases between the parties has to be read as cruelty under section 13(1)(1)(a. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, हम इसको नोट कर सकते हैं क्रुएल्टी के उदाहरण के रूप में. कोर्ट कह रही है लॉन्ग सेपरेशन यानी लंबा अलगाव, अलग रहना. एब्सेंस ऑफ कोहेबिटेशन यानी सहवास का ना होना, साथ साथ रहना नहीं है, एब्सेंस है, अनुपस्थित है. कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑल मीनिंगफुल बॉन्ड्स, जितने आपसी संबंध हो सकते हैं उन सब का पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है. एग्जिस्टिंग बिटरनेस, आपस में बहुत ज्यादा कड़वाहट है. विद मल्टीपल कोर्ट केसेस, बहुत सारे न्यायिक मामलों के साथ ये भी क्रूरता मानी जा सकती है, विच इज ए ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जो कि विवाह भंग के लिए क्रूरता का एक आधार बनता है. फिर कोर्ट क्या कहती है लास्ट में, कंटिन्यूएशन ऑफ सच ए मैरिज वुड ओनली मीन गिविंग सैंक्शन टू क्रुएल्टी, हेंस डिक्री ऑफ डाइवोर्स इज ग्रांटेड. कोर्ट कह रही है कि अगर इसके इतने सबके बावजूद भी इन दोनों लोगों को साथ रहने दिया जाए तो ये अपने आप में क्रूरता होगा और इसलिए डाइवोर्स ग्रांट किया जाता है. तो ये निर्णय मैंने आपको दो उद्देश्यों से बताया है. एक तो ये बताया है कि विवाह का असमाधेय भंग क्या होता, हम ये जान जाएं. दूसरी बात हम ये जान जाएं कि अगर असमाधान रूप से विवाह भंग हो चुका है तो यद्यपि हिंदू मैरिज एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है स्पष्ट रूप से इस आधार पर तलाक लेने का, लेकिन अनुच्छेद 142 के अंतर्गत, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट पूर्व में भी कह चुका है, तलाक लिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट कर सकता है, क्योंकि ये शक्ति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है. और तीसरी बात, क्रूरता की एक अच्छी परिभाषा हमको मिली है, एक अच्छा उदाहरण मिला है जिससे कि हम क्रूरता की बात कर सकते हैं. अब इसी में शॉर्ट में आपको मैं देखिए फैक्ट बताता हूं क्या हुआ, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि कैसे क्रूरता कोर्ट ड्रॉ कर रही है. इसमें क्या हुआ कि जो राकेश रमन है, इनकी शादी दिल्ली में हुई 14 अप्रैल 1994 को, और इसमें इनका ये कहना था कि इनकी वाइफ वो हैप्पी नहीं थी, चूंकि उनका छोटा घर था और उनके पास जिम्मेदारी थी. ये वो वाइफ इनके अगेंस्ट काफ़ी ऑफेंसिव और अब्यूसिव लैंग्वेज को यूज़ करती थी, काफ़ी अपमानजनक और गाली देने वाली भाषा को यूज़ करती थी. और हस्बैंड ने एक एलिगेशन लगाया है कि सितंबर 94 में इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा लिया था बिना इनसे पूछे. हालांकि कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि ये बात प्रूफ नहीं की जा सकी. उसके बाद ये जो है सितंबर 94 में ये अपने घर को छोड़ के चली गई, और फिर जब बीच बचाव हुआ तो 95 में फिर से आई. फिर उसके बाद ये 2 साल इनके पास रही, और अर्ली 98 में यानी फरवरी और मिड फरवरी के बीच में ये फिर से छोड़ करके चली गई, और तब से ये अलग रह रही हैं. उसके बाद तुरंत इन्होंने दूसरे दिन ही एक क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च की, जो कि इनके और इनके पिता के अगेंस्ट थी. इसके बाद ये दोनों लोग वो चले गए, मतलब उसी क्रम में
पुलिस के पास इनको जाना पड़ा। लेकिन फिर से 1-2 महीने बाद जब समझाया गया, समझौता हुआ, तो फिर से ये लौट के आ गई और इस शर्त पर इन्होंने रहने के लिए हाँ की कि अब मैं अलग रहूंगा अपनी फैमिली से। तो अलग परिवार लेकर के ये रहने लगे। उसके बाद देखिए क्या कोर्ट ने क्या कहा। द अपीलेंट एलिजेस दैट ही वाज बीटन बाय हिज वाइफ एंड हर ब्रदर और ऑन 29/11/98, 29 नवंबर को पत्नी और उसके भाई ने इनकी पिटाई की। अपीलेंट ने, रमन ने ये आरोप लगाया। ही वॉज केप्ट आउट ऑफ हिज होम हाउस फॉर एंटायर नाइट, पूरे रात वो अपने ही घर से बाहर रखा गया। और फिर अगले दिन नहीं, फिर 17 तारीख को दिसंबर में, यानी 15-20 दिन बाद ये घर छोड़ करके चले गए। और फिर FIR इन्होंने लॉन्च किया क्रूरता का और 406 धारा का, चीजों को ले डिसअप्रोप्रिएट करने का, पुलिस के आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन नई दिल्ली में। और फिर ये सारी बात इनके फ्रेंड्स के सामने की गई। फिर उसके बाद ये बेल पर छूट गए। उसके बाद वाइफ इस मैटर को आगे बढ़ाती रही, कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए फाइल किया, वो मानी नहीं गई। उसके बाद फिर कंप्लेंट फाइल किया 323, 324, रेड विथ 34 इनके और इनके फैमिली मेंबर्स के लिए। उसके बाद ये सारे केसेस से छूट गए। उसके बाद इन्होंने 107 रेड विथ 150 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो बंधपत्र लेने के लिए आवेदन है मजिस्ट्रेट के सामने, वो दिया, फिर वो छूट गए। उसके बाद इन्होंने सेक्शन 18 हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में मेंटेनेंस के लिए फाइल किया। इतने सारे घटना के बाद तब इन्होंने तलाक का मुकदमा फाइल किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लर्नेड ADJ थे उन्होंने ये ग्रांट कर दिया कि डिसर्शन यानी अभित्यजन और क्रूरता के आधार पर ग्रांट कर दिया। लेकिन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने देखिए बहुत स्ट्रेंज व्यू लिया इसमें। मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा ताकि आप में एक समझ डेवलप हो सके। देखिए, व्हाट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज मेंशन्ड स्पेसिफिकली इन देयर जजमेंट, आई एम रीडिंग द एग्जैक्ट पैराग्राफ ऑफ दैट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में एग्जैक्टली जो कहा है वो मैं कह रहा हूं। देखिए, the High Court in appeal came to the conclusion that mere fact that respondent did not allow her husband to enter his house on 29/11 would not prove it that it was her intention to bring cohabitation permanently to an end, and therefore ground of dissolution of marriage on desertion was not made out. हाई कोर्ट ने कहा कि जो 29 तारीख की रात को इनको बाहर रखा गया, मारा पीटा गया और बाद में घर छोड़कर चले गए, सिर्फ इस बात से ये नहीं समझा जा सकता है कि वाइफ परमानेंटली इनको छोड़ने का इरादा रखती थी और इसलिए ये ग्राउंड नहीं बनेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा, एज फार एज फाइलिंग ऑफ वेरियस कंप्लेंट्स अंडर सेक्शन 323, 34 and 498A IPC are concerned, the High Court was of the view that mere filing of such complaints on their result in acquittal would not amount to cruelty, as the wife was only exercising her optional available to under law. हाई कोर्ट ने यह कहा कि सिर्फ इतनी ज्यादा जो कंप्लेंट ये फाइल कर रही थी तो इससे ये बात साबित नहीं होती है कि ये क्रूरता कर रही थी, बल्कि इससे सिर्फ ये बात साबित होती है कि ये विधि में जो इनको अधिकार मिला था उसको इन्होंने अवेल किया। इसी जजमेंट के अगेंस्ट अपीलेंट सुप्रीम कोर्ट चले आए और मैंने आपको पढ़ के बताया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू था। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि लर्नेड ASJ ने मान लिया, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नहीं माना और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है। तो ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण बनेगा आपके लिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरे सेगमेंट में मैं दो छोटे छोटे कोटेशंस आपको लिखवाना चाहता हूं और ये कोटेशंस जो है ये राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के संबंध में है। देखिए, पहला है, आप लिखते चलेंगे साथ साथ, द राइट
to religion, the right to freedom of religion is not absolute. यानी धर्म का अधिकार पूर्ण नहीं है. For the Constitution has expressly made it subject to public order, morality and health, and to the other, and on one hand to the other provisions of part 3rd of Constitution. The subjection of the individual right to the freedom of religion, to the other provisions of the part is a nuanced मतलब होता है सूक्ष्म, departure from the position occupied by the other rights to the freedom recognized in Article 14, 15, 19 and 21 of Constitution. देखिए मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूं. What this quotation said. The right to freedom of religion is not absolute. यानी कि धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है. For the Constitution has expressly made it subject to public order, morality and health. संविधान ने अभिव्यक्त रूप से इस अधिकार को नैतिकता, स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था के अधीन रखा है. And on the other hand to the other provisions of part 3rd of the Constitution, और दूसरी तरफ संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन रखा है. हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 25 का ये अपवाद बनता है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है. एक ये बात महत्वपूर्ण मतलब रिकग्नाइज हुई. ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, द सब्जेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू अदर प्रोविजन ऑफ द पार्ट इज ए नुआंस्ड डिपार्चर फ्रॉम द पोजीशन. ये कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
बाकी सारे अधिकारों से सूक्ष्म रूप से यानी बहुत थोड़े रूप में अलग है। ऑक्युपाइड बाय द अदर राइट टू द फ्रीडम रिकॉग्नाइज्ड इन आर्टिकल 14, 15, 19, 21। तो ये कह रहा है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो बाकी स्वतंत्रता के अधिकारों से जो कि 14, 15, 19 और 21 में दिए गए हैं थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और स्वास्थ्य के आधार पर भी अपवादित किया जा सकता है। कोटेशन है डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ का। आप जानते हैं तब ये जज थे जबकि ये कोटेशन है, अब करंट में CJI हैं, आप जानते हैं। और मामला है इंडियन लॉयर्स, यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस केरल राज्य एवं अन्य। रेट पिटिशन नंबर है 373/2006। लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं कोटेशन, हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसा उचित लगे आपको। थैंक्स सर, इतना अच्छा जजमेंट बताया, हमें तो अपने केस में आर्गुमेंट तैयार कर, बहुत बढ़िया, ठीक है। 2023 का नोट का। अब एक और छोटा सा आर्टिकल 25 पर देखिए, एक लाइन का है लेकिन बहुत अच्छी बात बता रहा है। इसकी व्याख्या हम तब करेंगे जब हम अनुच्छेद 25 पर चर्चा करेंगे, तब देखिए क्या है। द राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 25(1) of the Constitution is not only interfaith parity, but it is also about intra-faith parity। बहुत अच्छी बात है और ये दोनों टर्म आप याद रखिएगा, मैं अलग से इसीलिए इनको लिख देता हूं। इंटरफेथ पेरिटी, इसका मतलब है बाह्य धार्मिकता और इंट्रा फेथ पैरिटी का मतलब है आंतरिक धार्मिकता। ये कोटेशन कह रहा है कि जो अनुच्छेद 25 में धर्म का अधिकार है वो इंट्राफेथ भी है, यानी जो धर्म और धर्म के बीच में समता होना है या मान्यता होना है उसमें भी लागू होता है। जैसे मैं हिंदू हूं तो मैं अपना मानूंगा, आप मुसलमान हैं तो आप अपना मानेंगे। इंटरफेथ बाह्य, साथ ही साथ ये इंट्राफेथ पैरिटी भी है। इसका मतलब है अगर मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, आप किसी और जाति के हैं या किसी और हिंदू धर्म के प्रकार को मानते हैं, मैं शैव हूं, आप वैष्णव हैं, उसमें भी समता की बात करता है। यानी ये बाह्य रूप में भी समता की बात करता है और आंतरिक रूप में भी समता की बात करता है। और केस सेम है, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2006 का है, अभी अभी हमने लिखा है, लेकिन कोटेशन है दीपक मिश्रा
उस समय सीजीआई थे, जस्टिस दीपक मिश्रा उस समय सीजीआई थे। ये इंपॉर्टेंट इंडियन लॉयर एसोसिएशन वाला है, महिलाओं के संबंध में ये है, मंदिर में जाने से, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे जब पढ़ें। तो ये कोटेशंस थे। और अब लास्ट में चलते चलाते क्विकी का सेक्शन है। हम जानते हैं कि क्विकी हमने एक नया कंसेप्ट अपने लीगल अभिरुचि की क्लासेस में ऐड किया है, जिसमें 1 मिनट में या उससे कम समय में किसी भी लीगल कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं, जिससे कि आपके इंटरव्यू के लिए और शॉर्ट आंसर कैसे दिया जाए इस पर आपको जानने में मदद मिल सके। तो आज मैंने आपके लिए अनुच्छेद 14 पर 1 मिनट में बोलने का, 1 मिनट में अपने विचार रखने का सोचा है। तो अनुच्छेद 14 जो है वो समता के नियम को स्पष्ट करता है, जो कि एवी डाइसी के विधि के शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 14 भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति की समता को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इसमें विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण दोनों की बात की गई है। ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण दोनों को प्राप्त किए बिना समता लागू नहीं हो पाएगी। आर के डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर नामक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया कि समता के नियम में असमानों के साथ समान व्यवहार नहीं, बल्कि समानों के साथ समान व्यवहार की परिकल्पना की गई है, और इसीलिए उन्होंने युक्तियुक्त वर्गीकरण को मान्य किया। युक्तियुक्त वर्गीकरण के लिए उन्होंने 2 टेस्ट बताए। एक, यह वर्गीकरण बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए, और दूसरा, इस अंतरक का विधि जिस उद्देश्य को बनाकर प्राप्त करना चाहती है उससे संबंध होना चाहिए। बाद में ईपी लोयप्पा वाले मामले में मनमानापन न होना और ब्रजोनाथ गांगुली वाले मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पार्ट होना भी इस युक्तियुक्त वर्गीकरण के तत्व माने गए। तो युक्तियुक्त वर्गीकरण मान्य है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं, और अगली क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ और नए केसेस के साथ मिलेंगे। इसी में आशिया ने कहा है कि बिल्किस बानो वाला जजमेंट भी आप डिस्कस कर दीजिएगा। तो मैंने वो सोचा है, मेरी एजेंडा में है, और मैं अगर उसे पढ़ पाया जो भी उसकी तकनीकी बातें हैं तो मैं अगली क्लास में उसी को रखूंगा। तो अब समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल वेरी गुड लक, गुड नाइट, प्लीज टेक केयर, ऑल द बेस्ट। इसी के साथ मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। गुड नाइट, good luck।